मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन दूसरा जो अध्याय है अपना भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, तो इसमें अपन भूमि, मृदा, जल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति, पहले तो है कि वनस्पति किसको कहते हैं। वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं वनों में या बाग बगीचों में या घरों में, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। अब वनस्पति क्या होती है, कुछ अपन फलदार या फूलदार या जो सजावटी जो पौधे हैं उनको अपने घरों में उगाते हैं, और कुछ अपने खाद्यान्न फसलें या सब्जियां होती है जो खेतों में उगाई जाती हैं, और कुछ क्या होते हैं बड़े बड़े बागान होते हैं जिनमें फलदार पौधे, चाय, कॉफी, गन्ना, इन सबको उगाया जाता है। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्पी प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। यानी जो प्रदर्शनी है हस्तशिल्प, हस्तशिल्प होता है हाथ से बनाई गई सुंदर कलाकृतियां। तो उन विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं विभिन्न प्रकार के देशों से एकत्रित की गई थी। तो बच्चे, इस स्कूली जो बच्चे थे वो इन हाथों से बनाई गई जो वस्तुएं थी देश विदेशों की, तो उन वस्तुओं को वो क्या कर रहे थे, देख रहे थे। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा ये एक सुंदर हैंड बैग है। यानी हाथ में रखने वाला एक सुंदर बैग है। अध्यापिका ने कहा हाँ ये जूट से बना है। किससे बना है, जूट से। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छतरों और कुर्सियों को देखते हैं, वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र देशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, वह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यानी ये जो 3-4 उदाहरण देखे आपने कि एक तो क्या देखा, हैंड बैग, क्या देखा, हैंड बैग। ये किससे बना था, जूट से। दूसरा उदाहरण देखा आपने, टोकरी, कुर्सी, टोकरी, कुर्सी, और जो किससे बनी है, बांस से। तीसरा उदाहरण देखा आपने, रेशमी स्कार्फ, रेशमी स्कार्फ, ये रेशम का कीट, रेशम का कीट जो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है और उससे रेशम अपन को प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि ये 2-3 उदाहरण देखे आपने, तो इनके द्वारा अपन ने देख करके क्या पता लगा सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या है, बहुत अधिक महत्व है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए संक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। अब परिभाषा आती है आपकी, जैव मंडल किसको कहते हैं। प्राकृतिक जैव मंडल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक
वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। और वायुमंडल के बीच एक संक्रिय क्षेत्र, में ही पाए जाते हैं। जिसे अपन जैवमंडल कहते हैं। यानी प्राकृतिक जो वनस्पति है, पेड़ पौधे और वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव जंतु, ये केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच एक संक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। आप देखते हो कि जो वनस्पति और वन्य जीव है वो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच एक संक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे अपन जैवमंडल के नाम से जानते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे को से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। यानी सभी प्रकार की जो जातियां होती है, जीवित जो जातियां होती है, वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। यानी जीवन को जीने के लिए उन्हें किसी ना किसी प्रकार से भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं, छोटे चिड़िया वगैरह, तो वो क्या करते हैं, छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार से आप चूहा है, तो चूहा रोटी या अनाज आदि को कुतरता है, लेकिन उसे सांप खा जाता है। सांप का भोजन चूहा, ठीक है। उसी प्रकार से वनस्पतियों को कौन खा जाता है, हिरण खा जाता है। और हिरण को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है। और इस प्रकार से एक पारितंत्र है, वह देखिए पारितंत्र किसको कहेंगे आप, सभी जीवित जातियां, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंधित और निर्भर रहती हैं। परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है।
कोई भी जातियां होती है, सभी जो जीवित जातियां होती है वो जीवित रहने के लिए क्या करती है, एक दूसरे से संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं हम, पारितंत्र के नाम से जानते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वन्य जीवन क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, इनसे हमें बहुमूल्य जो लकड़ी है वो प्राप्त होती है, जो प्राणी है वो उसके ऊपर आसरा लेते हैं। यानी प्राणियों का जो घर है वो किसको कहा जाता है, पेड़ पौधों को कहा जाता है। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ये पेड़ों से होने वाले लाभ। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। यानी रक्षक मेखला भी किसको कहा गया है, पेड़ पौधों को कहा गया है। भूमिगत जल का जो संग्रह है उसमें भी पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपिन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। इनमें हमें दूध, मांस, खल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें क्या करती है, शहद देती है। फूलों के परागण में मदद करती है, यानी फूलों का जो परागण है उसमें हमारी क्या करती है, यह मदद करती है। कौन, मधुमक्खियां। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती हैं। चिड़िया क्या होती है, अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़े हैं उनके ऊपर क्या करती है, वह निर्भर रहती है। अब घटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिर्द मर्त जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक भी है। पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी उसे माना जाता है। पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है, यानी पर्यावरण को साफ सुथरा करता है। कौन है, इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यानी सभी के सभी प्राणी क्या होते हैं, ये जो पारितंत्र है इसका जो संतुलन है उसको बनाए रखते हैं। कौन, जीव जंतु। पारितंत्र को क्या करते हैं, जीव जंतु बनाए हुए रखते हैं। चाहे वो छोटा कीड़ा हो या बड़ा हो। अपमार्जक किसको कहा जाता है, गिद्ध। अपमार्जक किसको कहा जाता है, गिद्ध। मर्त जीव जंतुओं को खाकर प्रकृति को साफ कर रखता है, इसलिए इसे अपमार्जक भी कहा जाता है। किसको, गिद्ध को। पर्यावरण को ये क्या करता है, साफ सुथरा रखता है। कौन, गिद्ध। प्रकृति में जो मरे हुए पशु पक्षी हैं वो क्या हो जाते हैं, उनसे बदबू, गंदगी, प्रकृति क्या होती है, गंदी हो जाती है। तो उसे क्या करता है, ये खा पी करके प्रकृति को अशुद्ध होने से बचाता है, यानी प्रकृति को शुद्ध करता है। प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वह पारितंत्र का जो संतुलन है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण।
प्राकृतिक जो वनस्पति है उसका वितरण किस प्रकार से होता है? वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। यानी जो वनस्पति की जो वृद्धि है वह मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करती है? तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तापमान का मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाला जो प्रकाश या जो गर्मी है। आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में जो नमी, जो पानी की जो मात्रा है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जाता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। वनस्पति के 4 प्रकार। वन, घास, स्थल। वन, घास, स्थल और टुंड्रा। ये क्या है? विश्व की वनस्पति के प्रकार। विश्व की वनस्पति के 4 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? वन, घास, स्थल, गुल्म, वन, घास, स्थल, गुल्म, गुल्म और टुंड्रा। 4 वर्गों में रखा जाता है। वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। यानी जहां पे ज्यादा वर्षा होती है वहां पर विशाल वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार इन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे वर्ष आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी जो सघनता है, जो घनापन है, वह क्या होता जाता है? कम होता जाता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले और शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें क्या होती है? गहरी होती है। यानी पेड़ पौधों की जो जड़ें क्या होती है? जमीन में गहराई तक होती है। जो पेड़ जो जड़ें क्या करती है? भूमि में अधिक गहराई तक जल का अवशोषण कर लेती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह की होती है। वाष्प का उत्सर्जन यानी पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनसे जो पानी है उसका उत्सर्जन कम से कम हो। इसकी मात्रा को घटाने के लिए इन वनस्पतियों की जो पत्तियां हैं वो है कांटेदार होती है और मोमी सतह की होती है। शीत ध्रुवीय क्षेत्रों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। यानी टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट लिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। यानी इस विश्व भर का जो वनों का जो आवरण है उसका जो संरक्षण है वो है करना अति आवश्यक है। बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता, यानी वनस्पति का क्या किया जाना चाहिए? संरक्षण किया जाना चाहिए। क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती ही जा रही है। विशाल वृक्षों को काटे जा रहे हैं और वनों का जो आवरण है, वन क्या होते जा रहे हैं? तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं।
इस प्रकार से ये जो बहुमूल्य हमारे जो संसाधन है वन, उनको क्या किया जाना चाहिए, पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद में आती है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, कि हमें किस प्रकार से प्राकृतिक जो वनस्पति है और वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। वन हमारी क्या है, संपदा है। पेड़ पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों को पेड़ पौधे क्या करते हैं, जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। मानव का हस्तक्षेप, जलवायु में एक तो क्या होता जा रहा है, जलवायु में परिवर्तन होता जा रहा है, इसके अलावा मानव का जो हस्तक्षेप है उसके कारण जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है। बहुत सी जातियां क्या है, असुरक्षित है और संकट ग्रस्त स्थिति में है। कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर के इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। यानी कुछ घटनाएं तो क्या है, प्राकृतिक हैं और कुछ क्या है, मनुष्य के द्वारा निर्मित घटनाएं हैं। पेड़ पौधों को काट लिया जाता है तो भूस्खलन की प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो जाती है, मतलब चट्टानों के खिसकने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर पेड़ पौधों की पहाड़ी क्षेत्रों से कटाई नहीं की जाएगी तो भूस्खलन की जो प्रक्रिया है वह नहीं होगी। तो वनों का उन्मूलन, यानी वनों को काट रहे हैं। वनों को काटने से क्या हो जाता है, जो मृदा का अपरदन है वह भी होता है। निर्माण कार्य के कारण भी क्या किया जाता है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। दावानल, जो आग है पेड़ पौधों में, जंगल की आग, दावानल, भूस्खलन, चट्टानों के खिसकने और कुछ मानव प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर के इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक है अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना। यानी लोग क्या करते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जीव जंतुओं का शिकार कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी रोक लगाई जानी चाहिए जिससे ये दुर्लभ प्रजातियों को क्या किया जा सके, आगे भविष्य में बचाया जा सके। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं को अनाधिकार शिकार किया गया है। यानी मानव क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए जीव जंतुओं का शिकार करता है और उनसे प्राप्त होने वाली महंगी जो उसकी जो खाल होती है उसको बेचा जाता है। चमड़ा प्राप्त करने के लिए नाखून, दांत और पंख और सींग, ये जो बहुमूल्य जो पशुओं के अंग हैं इनको प्राप्त करके वो क्या करते हैं, इन्हें इनका व्यापार करते हैं और इन्हें बेचते हैं जिसके कारण वो उनका शिकार करते हैं। तो इसके ऊपर क्या लगाई जानी चाहिए, अनाधिकार जो शिकार है उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ा करके किया जा सकता है। राष्ट्रीय जो उद्यान है, वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, जैवमंडल और हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। प्रजातियों की जो सापेक्ष संख्या है उसको भंग नहीं किया जाए, यानी नष्ट नहीं किया जाए, तो पर्यावरण में संतुलन क्या रह सकता है, बना रह सकता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं
या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सवों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी स्कूली जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। किसके लिए, चिड़ियाघर मतलब पक्षियों को देखने के लिए, प्राकृतिक जो कैंप है उनमें जाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें कि विभिन्न प्रकार के जो पक्षी है वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ वो अपना आवास बनाते हैं, किस किस रंग के होते हैं, क्या क्या खाते हैं, उनके बारे में उनसे बहुत सारी जानकारियां उन्हें उपलब्ध हो सकती है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। बहुत से देशों में क्या किया जाता है, पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध, यानी पशुओं को आप मार नहीं सकते और उनका व्यापार नहीं कर सकते। भारत में शेरों, चित्तों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। यानी कोई भी इनका शिकार नहीं कर सकता। किनका, शेर, चित्ते, हिरण, भारतीय सारंग और मोर। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITMS, यहाँ पे आपको एक नाम पूरा पूछा जा सकता है। CITMS, CITMS, CITES, 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 the conversation of the conversation on international trade in endangered species 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 of wild fauna and flora, fauna and flora, CITES का पूरा नाम बताइए। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। अक्सर तय कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि CITES का पूरा नाम बताइए, तो आपको क्या बताना है, अंतरराष्ट्रीय परिपाटी की ये संस्था है, इसका पूरा नाम द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है।
इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी प्राणियों का आप क्या नहीं कर सकते, व्यापार और प्राणियों के व्यापार पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों के संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। इसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जैवमंडल नीचे एक वैश्विक नेटवर्क के द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। आप देख सकते हो कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें हाथियों का जो झुंड है वो आप देख सकते हैं अपनी पुस्तक में। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये जो अध्याय है सेकंड, मृदा, भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, इसकी समाप्ति होती है। इन दोनों लेसनों के जो प्रश्न उत्तर हैं वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें।